हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ध्यानम पीसीएस क्लासेस। आज हम इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे और यह जो हम कंप्लीट करने वाले हैं करंट अफेयर्स वह रहेगा आपको 14 अगस्त से 20 अगस्त के जो कि करंट अफेयर्स आपके बाकी रह गए तो उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, यह वीडियो थोड़ा लेट बन रहा है, समय की पाबंदी की वजह से आप सभी के लिए वीडियो नहीं आ पाया था। अब आपके जो कि आगे के करंट अफेयर्स है उसे हम कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे हम लोग 5 सितंबर तक के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे इस सीरीज़ में। उसके बाद हम देखा जाए तो एग्ज़ाम 30 सितंबर को आपका एग्ज़ाम जो कि संभावित है, तो इसलिए आपको 5 सितंबर तक तो ज़रूर कंप्लीट करें। बाकी इससे पहले कि आप रिवीजन में यहाँ प्लेलिस्ट दिया गया है लिंक में, आप वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज को वीडियो को, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे क्या होगा सभी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, हमें भी मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए नए नए वीडियो बनाकर आपके मदद करने के लिए। तो फ्रेंड्स, रिक्वेस्ट है आप सभी से कृपया चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो हम लोग शुरू करते हैं, और ये भी वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो है तो थोड़ा लंबा बनेगा, तो आप लोग धैर्यपूर्वक 40 से 45 मिनट जरूर इस चैनल पे बने रहें। आप देखेंगे पूरे वीक की आपको करंट अफेयर्स आसानी से, वो भी आपको समराइज फॉर्मेट में अच्छे से आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा, ना कि वन लाइनर है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पुरुष एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 जो कि हॉकी का खिताब किसने जीता है? तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो भारत और मलेशिया के बीच जो कि खेला गया था चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में, उस फाइनल मुकाबले में भारत ने मलेशिया को हराकर पुरुष की जो कि एशिया चैंपियंस ट्रॉफी वह खिताब जीत लिया है। और इसका आयोजन जो कि 3 से 12 अगस्त के बीच चेन्नई में किया गया था। तो यह 2 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। पहले तो भारत और मलेशिया के बीच में जो कि चेन्नई के मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम में खेला गया था यह मुकाबला, और मुकाबले का नाम याद रखें पुरुष एशिया हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी। साथ में आपसे यह पूछा जा सकता है इसका आयोजन तो 3 से 12 अगस्त के बीच में चेन्नई में किया गया था। और देखा जाए तो इसमें 6 टीमों ने भाग लिया था। कप्तान भारत की तरफ से हरमनप्रीत सिंह इसमें जो कि कप्तान थे। तो यह सभी पॉइंट्स याद रखें। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन से आपके 3-4 फैक्ट आसानी से प्राप्त हो जाएंगे, जिससे क्या होगा आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आसानी से गेस कर सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो दूसरा देख लेते हैं, विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया? तो यह जो कि प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को जो कि विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हाथियों की जो कि रक्षा करने के लिए मनाया जाता है। साथ ही उनके संरक्षण आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ावा देने के लिए यह जो कि हाथी दिवस मनाया जाता है। अभी देखा जाए तो वर्तमान में भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक हाथी है। तो आप आंकड़ा भी याद रखना चाह रहे हैं तो ज़रूर याद रखें, 6395 जो कि हाथी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा है। और यदि हाथियों के संरक्षण के लिए देखा जाए तो 1992 में जो कि प्रोजेक्ट एलिफेंट लाया गया था। अगला देख लेते हैं, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो नेहरू ट्रॉफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं इस नाम से 2 नाम आपको मैच होंगे, तो कन्फ्यूजन ना करें। तो नेहरू ट्रॉफी का संबंध जो कि नौकादौड़ से संबंधित है। और नेहरू ट्रॉफी जो कि नौकादौड़ का आयोजन हर वर्ष जो कि अगस्त माह के दूसरे शनिवार को केरल की जो कि पुन्नमड्डा झील है वह में आयोजित किया जाता है। तो यह जो कि इम्पोर्टेंट है, नेहरू ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो यह जो कि नौकादौड़ से संबंधित है, और यह हर वर्ष जो कि अगस्त माह में केरल में मनाया जाता है। तो मुख्यमंत्री पिनराई जो कि विजयन जो कि इनका उद्घाटन किया गया था। इसी से आपको कन्फ्यूजन यह हो सकता है, नेहरू कप आपने जरूर सुना होगा। तो नेहरू कप जो कि फुटबॉल से संबंधित आपका है, और यह पूछा जा रहा है नेहरू ट्रॉफी, तो जरूर आप लोग इसमें कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज और कृषि डेटा प्रबंधन जो कि फ्रेमवर्क है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो तेलंगाना के जो कि सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो कि लॉन्च किया गया है फ्रेमवर्क। कृषि क्षेत्र के लिए डिजिटल सार्वजनिक ढांचे के रूप में विकसित कृषि डेटा एक्सचेंज तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच में साझेदारी है। तो यह इंपॉर्टेंट है, आपको इसमें बहुत सारे पॉइंट आपको आ गए हैं। तो पहला यह देखना है, यह जो कि तेलंगाना के सूचना प्रौद्योगिकी और उद्योग मंत्री तारक रामाराव ने जो कि यह पहला कृषि डेटा एक्सचेंज जो कि लॉन्च किया है। तो जगह का नाम भी याद रखें, तेलंगाना। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में यह जो कि किस में कौन कौन शामिल है तो आप देख सकते हैं, यह जो कि विकसित करने में डेटा एक्सचेंज तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के बीच में यह साझेदारी है। तो यह सभी पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं,
हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक जो कि विकास सिन्हा का निधन हो गया, इनका संबंध किस राज्य से है? तो अभी परमाणु जो कि वैज्ञानिक थे उनका निधन हो गया है, आपसे राज्य पूछा जा रहा है तो इम्पोर्टेंट है। तो परमाणु वैज्ञानिक और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स एंड वेरिएबल जो कि एनर्जी साइक्लोन सेंटर के पूर्व डायरेक्टर विकास सिन्हा का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो आप जरूर नाम याद रखें, विकास सिन्हा। इनको भारत सरकार द्वारा साल 2001 में पद्मश्री और 2010 में जो कि पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका और यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। तो ये 3 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें। यह जो कि नाम याद रखें, कौन सा नाम है? विकास सिन्हा का, जो कि यह पश्चिम बंगाल से संबंधित है। यह जो कि परमाणु वैज्ञानिक और साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स के जो पूर्व डायरेक्टर रह चुके हैं और इनका उम्र जो कि 78 वर्ष की उम्र है, अभी हाल ही निधन हो गया है। 2001 में पद्मश्री और 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। RICS रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर के दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यह अब देख लेते हैं। तो सुभाष रनवल को पहले जो कि IRCS जो कि दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। IRCS का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रॉयल इंस्टीट्यूशन ऑफ चार्टर्ड सर्वेयर। तो इसमें जो कि सुभाष रनवाल को पहले जो कि दक्षिण एशिया पुरस्कारों में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरुष रनवाल देखा जाए तो एक रियल एस्टेट डेवलपर है जो कंपनी रनवाल के अध्यक्ष हैं। ICS एक देखा जाए तो वैश्विक उद्योग निकाय है जो देश भर के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है। तो यह नाम याद रखें फ्रेंड्स, RICS। अगला देख लेते हैं। यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा सशक्त महिला आइकॉन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि लेखिका और नई दिल्ली सोशल वर्कर्स एसोसिएशन के सचिव मायरा ग्रोवर को यूके संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखें। तो मायरा ग्रोवर को जो कि यूके की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा महिला आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार मायरा ग्रोवर को महिलाओं के मानसिक कल्याण के लिए कार्यों के लिए प्रदान किया गया है। पुरस्कार समारोह देखा जाए तो ब्रिटेन की संसद के प्रतिष्ठित हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा दिया गया है। तो यह 3-4 पॉइंट्स आप जरूर याद रखें हैं और यह वर्ल्ड लेवल पे हैं, तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना चाहिए। अगला देख लेते हैं। खेल महारन का संबंध किस राज्य से है? तो खेल महारन तो मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार जो कि नवंबर महीने में राज्य खेल महारन नामक एक प्रमुख सहायक जो कि कार्यक्रम आयोजित करने की योजना बना रहा है। इस पहल का जो कि उद्देश्य है राज्य के युवाओं के बीच में विभिन्न प्रकार के खेलों को लोकप्रिय बनाना जो कि उद्देश्य है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। खेल महारन जो कि हेमंत बिश्वा शर्मा जो कि राज्य सरकार के द्वारा यह आयोजित किया जा रहा है, तो इम्पोर्टेंट है, जरूर आप याद रखें। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल, नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रमुख गैर जो कि लाभकारी संगठन है इंडिया स्टार्टअप फाउंडेशन द्वारा 10 से 12 अगस्त तक बेंगलुरु में इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो कि दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। तो यह इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल जो कि आप देख सकते हैं यह कहाँ किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। तो नाम याद रखें, इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल। अगला देख लेते हैं। वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब, तो वर्ल्ड प्रोफेशनल जो कि रेसलिंग हब के संग्राम सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। संग्राम सिंह कुश्ती महासमुदाय में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है जो खेल में अपने असाधारण रवैये, जुनून और विशेषता के लिए जाने जाते हैं। तो नाम याद रखें फ्रेंड्स, वर्ल्ड प्रोफेशनल रेसलिंग हब का ब्रांड एम्बेसडर जो कि संग्राम सिंह को बनाया गया है। अगला देख लेते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यह आपको भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, अभी काफ़ी चर्चाओं में रहा था। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो की सिफारिश के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम का जो कि प्रबंध निदेशक श्रीमती IP मीनी के स्थान पर R दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है। एक बार आप नाम याद रखें फ्रेंड्स, जो न्यू है आप डायरेक्ट उसका नाम याद रखें। R दोराई स्वामी को नियुक्त किया गया है भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में। इनका कार्यकाल जो कि 31 अगस्त 2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नाम याद रखें फ्रेंड्स, R दोराई स्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में कांडला कुट्टा अल्लाह सिंगराचार्युल जी का निधन हो गया, इन्हें किस वर्ष पद्म श्री प्रदान किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, नाम याद रखें, कड़ाई कुंडा अल्लाह सिंगराचुल
यह इम्पोर्टेंट है। तो तेलुगु और संस्कृत भाषा के विद्वान कांडलाकुट्टा अलाहा सिंगराचुल का निधन 93 वर्ष की उम्र में हैदराबाद में हो गया। इन्हें वर्ष 2021 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो नाम थोड़ा देख सकते हैं डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप ज़रूर याद रखें ट्रिक के माध्यम से। तो कांडलाकुंटा डायरेक्ट यह भी नाम याद रख सकते हैं। इन्हें तेलुगु और संस्कृत भाषाओं पे 15 से अधिक किताब लिखी है। तो यह कहाँ से संबंधित है? तो यह जो कि देखा जाए तो पद्मश्री इन्हें 2021 में दिया गया। इनका जो कि निधन हैदराबाद में 93 वर्ष की उम्र में हो गया है। अगला देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डिफरेंस। तो सर्वाधिक बार भारत के किस प्रधानमंत्री ने लाल किले से देश को संबोधित किया है? इंपॉर्टेंट है। तो 77वां जो कि इस बार मनाया गया है। 77वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10वीं बार, आपको यह नाम जरूर याद रखना चाहिए क्योंकि आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यह जो कि इस साल जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने जो संबोधन किया हुआ वह इनका 10वीं बार संबोधन रहा है। सबसे ज़्यादा की बात करें तो भारत के जो कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले से देश का सर्वाधिक संबोधन 17 बार था। इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ देखा जाए तो दूसरा यदि नंबर पे देखा जाएंगे तो यह जो कि एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है कौन? इंदिरा गांधी द्वारा 16 बार किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर यह नाम याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही किस देश के खिलाड़ी स्टीवन फिन संन्यास लेने की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में देखा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ज़रूर आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना के रख ले, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो यह इंग्लैंड की क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज हैं स्टीवन फिन ने, जो कि क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा किया गया है। तो स्टीवन फिन जो कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी थे। अगला देख लेते हैं, आईसीसी द्वारा जुलाई माह की आईसीसी वुमेंस जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो इंग्लैंड और आयरलैंड के खिलाफ जो कि शानदार प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट खिलाड़ी एशले गार्डर, नाम याद रखें, एशले गार्डर को आईसीसी द्वारा जुलाई माह की आईसीसी वुमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो यह जो कि आईसीसी द्वारा जो कि जुलाई मंथ का महिला जो कि प्लेयर ऑफ द मंथ एशले गार्डनर को चुना गया है। और वहीं यदि मेंस क्रिकेट की बात करें तो क्रिस वोक्स को चुना गया है। तो ये जो 2 नाम जरूर याद रखें, महिला में एशले गार्डर और पुरुष में क्रिस वोक्स को चुना गया। अगला देख लेते हैं, 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री ने लाल किले से कौन सी योजना की घोषणा की है? तो यह जरूर इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2023 को पूरे देश में विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना शुरू करने की ऐलान किया है। तो यह योजना जो कि शुरुआत सितंबर महीने में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे की जाएगी। तो यह आपको डायरेक्टली यहाँ से भी याद रख सकते हैं, जो ये विश्वकर्मा जयंती के अवसर पे इसकी शुरुआत की जाएगी। लेकिन नाम जरूर याद रखें, विश्वकर्मा सम्मान योजना। इस योजना के द्वारा देश के छोटे कामगारों को आर्थिक मदद के साथ साथ जो कि ट्रेनिंग, एडवांस तकनीक और जो कि स्किल से जुड़ी जानकारी प्रदान की जाएगी। तो यह जो कि नाम याद रखें, विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, जो कि 15 अगस्त के दिन लाल किले से योजना का घोषणा किया गया था पीएम मोदी द्वारा। अगला देख लेते हैं, 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस जरूर याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी जो भी एग्जाम आपके 15 अगस्त के बाद हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन में यह देखने को मिल सकता है। तो 77वां स्वतंत्रता दिवस जो कि नेशनल थीम क्या थी? नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, नाम याद रखें, नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस स्वतंत्रता दिवस पर भारत के संस्कृति मंत्रालय द्वारा हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। हर घर तिरंगा अभियान जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के तत्वाधान में लोगों को तिरंगा घर लाने एवं भारत के आज़ादी के 75वें वर्ष को चिन्हित करने के लिए, झंडा फहराने के लिए देखा जाए तो प्रोत्साहन करने का अभिमान है। तो यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जो कि 77वां स्वतंत्रता दिवस की थीम के नेशनल फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। अगला देख लेते हैं, इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम क्या है? इंपॉर्टेंट रेफरेंस जरूर आप उसे नोट विवेक करके लगा सकते हैं। तो इसरो के पहले जो कि सोलर मिशन का नाम क्या है? तो इसरो के पहले सोलर मिशन का नाम आदित्य L1 है, जो कि लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस सैटेलाइट को UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में रखा गया है। अब लॉन्चिंग के लिए देखा जाए तो SDSC SHR जो कि श्रीहरिकोटा पहुँचा दिया गया। दुनिया भर में अब तक 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं। तो यह जो कि देखा जाए तो इससे पहले, भारत से पहले 22 सूर्य मिशन भेजे जा चुके हैं। और भारत का जो कि सूर्य मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1। अगला देख लेते हैं, जिज्ञासा क्यूज किस क्षेत्र में जागरूकता फैलाने से संबंधित है? जिज्ञासा क्यूज
तो यह जो कि आज़ादी का अमृत महोत्सव की भावना के अनुरूप जिज्ञासा एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता है। इसका उद्देश्य भारत की समृद्ध जो कि सांस्कृतिक विरासत, सभ्यता, साहित्य, वास्तुकला और विरासत में मिले ज्ञान के बारे में जागरूकता पैदा करता है। तो यह जो कि आप याद रखिए, आज़ादी के अमृत महोत्सव की भावना के रूप में यह जो कि जिज्ञासा क्यों संबंधित है, जिसमें कि विरासत, सभ्यता, साहित्य, वास्तुकला और जो कि इसमें शामिल है। अगला देख लेते हैं, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक जो कि खिलाड़ी नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट के हंगरी में 19 अगस्त से होने वाली जो कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 28 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि ये कहाँ हो रहा है, तो ओलंपिक भाला फेंक खिलाड़ी कौन है, नीरज चोपड़ा बुडापेस्ट के हंगरी में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बुडापेस्ट के हंगरी में 19 अगस्त से होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के 28 सदस्यीय टीम की अगुवाई करेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो 28 भारतीय एथलीटों ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है, जो इस आयोजन में भारतीय एथलीटों का अब तक का सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है। इंपॉर्टेंट है, इसमें देखा जाए तो टोटल 28 जो कि भारतीय एथलीट इसमें शामिल हो रहे हैं। अगला देख लेते हैं, वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन हाल ही में किसके द्वारा किया गया है। वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी, तो केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति जो कि राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी ने आज देखा जाए तो राष्ट्रीय संग्रहालय में आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी महिलाओं के निर्माण की कल्पना को दर्शाती है। वीमेन इन फोकस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। तो यह जो कि देखा जाए तो किसके द्वारा, तो यह केंद्रीय विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा यह किया गया है। राष्ट्रीय संग्रहालय में जो कि आयोजित भारतीय कला प्रदर्शनी में महिलाओं का निर्माण की कल्पना को दर्शाया गया है। तो यह इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च करेगी। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो कि 17 अगस्त को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A कह सकते हैं आप, 17A तहत विंध्यगिरि जहाज को लॉन्च किया। इसका नाम कर्नाटक में एक जो कि पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया है। विंध्यगिरि प्रोजेक्ट 17A का छठा जहाज है। तो यह जो कि देखा जाए तो प्रोजेक्ट 17A का ये छठा जहाज है। नाम क्या है, विंध्यगिरि रखा गया, और यह जो कि कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला का नाम है। अगला देख लेते हैं, मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। मेटा सीक्वेंस टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। तो मेटा टेक्नोलॉजी जो कि टेक्नोलॉजी का उपयोग रोगाणु सर्वेक्षण में किया जाता है। कोविड-19 के बाद देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने जीनोम सीक्वेंस का उपयोग प्रारंभिक चरण में ही करना चालू कर दिया है। पहले क्या होता था, पहले यह जो कि टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं किया जाता था। पहले आपको डायरेक्टली यह जो कि इससे पहले जो स्टेप होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में कोविड-19 के बाद यह लोग डायरेक्टली जो कि जीनोम सीक्वेंस का उपयोग प्रारंभिक चरण में करना चालू कर दिया था। यह पद्धति हमें बीमारियों से बचाने, उनसे लड़ने और उनके खिलाफ जो कि वैक्सीन बनाने में मदद करती है। तो यह मेटा जीनोम सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है, तो यह रोगाणु सर्वेक्षण में किया जाता है। अगला देख लेते हैं, पहला ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पहला ग्लोबल समिट पूछा जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 17 से 18 अगस्त को गुजरात के गांधीनगर में वैश्विक स्तर पर शिखर सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। इस तरह का यह पहला शिखर सम्मेलन है। तो पहला जो कि ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशन जो कि आयोजन गुजरात में किया गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय द्वारा 17 से 18 अगस्त को किया गया। अगला देख लेते हैं, हाल ही खोजी गई टटसेट्स जो कि राइनेसिस जीवाश्म प्रजाति पाई गई है। थोड़ा सा टटसेट्स राइनेसिस नाम याद रखें फ्रेंड्स, यह जो कि अभी नई प्रजाति खोजी गई है। तो टटसेट्स जो कि एक लघु व्हेल की प्रजाति है। किसकी फ्रेंड्स, तो यह एक लघु व्हेल की प्रजाति है। इसे इजिप्ट के राजा तुतनखामेन के नाम पे रखा गया है। यह जो कि इजिप्ट के राजा जो है तुतनखामेन के नाम पे रखा गया है। यह सबसे छोटी मैमल की प्रजाति है। यह देखा जाए तो यह सबसे छोटी मैमल की प्रजाति है। व्हेल या डॉल्फिन इस प्रजाति के वंशज है। इसकी लंबाई 8 फीट और वजन में देखा जाए तो 87 kg होता है। तो यह जो कि नई प्रजाति कौन सा है, टटसेट्स राइनेसिस जो कि जीवाश्म प्रजाति है। यह जो कि व्हेल की प्रजाति बताया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, स्वतंत्रता दिवस 2023 के अनुसार अवसर पर कितने पुलिसकर्मी को पुलिस जो कि पदक से सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, तो भारत के जो कि 77वां जो कि
स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। मुख्य समारोह दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला मैदान पे हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2009 किए। इसके बाद जो कि संबोधित किए, पहली बार जन जो कि भागीदारी अभियान के तहत देश भर के विभिन्न पेशों से जुड़े 1800 जो कि विशेष अतिथि समारोह इसमें भाग लिया। तो आपको टोटल अतिथि भी पूछा जा सकता है, तो यह 1800 जो कि अतिथि इसमें शामिल थे। अगला देख लेते हैं, किस समुदाय द्वारा नववर्ष मनाया जाता है। नववर्ष यह इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि पारसी समुदाय जो कि नववर्ष को शांति, समृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाता है। कौन मनाता है फ्रेंड्स? तो पारसी समुदाय के जो कि नववर्ष को शांति, समृद्धि और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाता है। इस साल जो कि नवरोज 16 अगस्त को मनाया गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार देखा जाए तो पारसी समुदाय के लोग नवरोज का पर्व राजा जमशेद की याद में मनाते हैं। राजा जमशेद की याद में जो कि नवरोज उत्सव मनाया जाता है पारसी के द्वारा। अगला देख लेते हैं, हाल ही में जो कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया, इनके द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो हाल ही में जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया है। तो आपको यहाँ से यह इंपॉर्टेंट रखना है, जो कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक का निधन हो गया। डॉक्टर पाठक जो कि वर्ष 1991 में पद्म भूषण, एनर्जी ग्लोबल अवार्ड और WHO के जो कि पब्लिक हेल्थ कैंपेन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इम्पोर्टेंट है, साल 2016 में सुलभ इंटरनेशनल सरकार के प्रमुख स्वच्छ भारत मिशन में योगदान के लिए गांधी शांति पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है, नाम याद रखें, डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक। अगला देख लेते हैं, हाल ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जारी की गई नवीनतम रैंकिंग में भारत की रैंक क्या है। तो अभी जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा जो कि नवीनतम रैंकिंग जारी की गई है, इसमें एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने के बाद भारतीय हॉकी टीम जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की नवीनतम रैंकिंग में तीसरे स्थान पे पहुंच गई है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, टॉप 3 में शामिल है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब में। इस रैंकिंग में नीदरलैंड पहले और बेल्जियम दूसरे स्थान पे है। तो हॉकी के मामले में इंडिया तीसरे स्थान पे शामिल हो गया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, हाल ही शत्रुजीत सिंह कपूर को किस राज्य का पुलिस निदेशक जो कि DGP नियुक्त किया गया है। तो यह जो कि शत्रुजीत सिंह को PK करवाल के स्थान पे हरियाणा का पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो यह जो कि शत्रुजीत सिंह को हरियाणा का DGP नियुक्त किया गया है। हरियाणा कैडेट से जो कि शत्रुजीत सिंह 1990 बैच के IPS अधिकारी हैं, और यह जो कि देखा जाए तो राज्य के पुलिस बल का यह प्रमुख होता है। DGP जो कि राज्य के पुलिस बल का प्रमुख माना जाता है। इंपॉर्टेंट है, पहले पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। पहले जो कि पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहले चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन 17 से 18 अगस्त को गांधीनगर के गुजरात में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन का जो कि उद्घाटन WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रस अधनॉम घेब्रेयेसस किया गया है। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस तो आप याद रखें। अगला देख लेते हैं, हाल ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को जो कि कर्मियों के लिए कुल कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। तो अभी जो कि इंपॉर्टेंट रेफरेंस राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए कितने वीरता पुरस्कार की घोषणा की है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो कि सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कर्मियों के लिए 76 वीरता पुरस्कारों की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, जिसमें वीरता पुरस्कार में 4 कीर्ति जो कि मरणोपरांत, 11 शौर्य चक्र, 2 बार के जो कि सेना है 2 सेना वीरता, और 12 सेना जो कि वीरता, और 3 जो कि नौसेना और 4 वायुसेना के पदक इसमें शामिल है। आपको इस क्रम में पूछा नहीं जा सकता है, आप जरूर इसके जो कि फैक्ट वाले क्वेश्चन है यह याद रखें। इसमें 76 वीरता पुरस्कारों को घोषणा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, 4 मरणोपरांत है, 11 शौर्य चक्र है, इतना तो जरूर याद रखें। अगला देख लेते हैं, निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना का संबंध किस राज्य से है। निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेज का योजना का संबंध किस राज्य से है। तो यह जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 1 करोड़ परिवारों के लिए निःशुल्क जो कि अन्नपूर्णा फूड पैकेज योजना की शुरुआत की है। योजना का लाभ देखा जाए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून से जुड़े परिवारों को मिलेगा। इस योजना द्वारा राज्य के 1 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को, यह जो कि करीब 5 करोड़ लोगों को इससे फ़ायदा जरूर होगा। इस योजना का जो कि लाभ हर जिले में कलेक्टर के माध्यम से किया जाएगा, जिससे क्या होता है, कोई भी योजना वंचित ना रह सके। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, यह जो कि निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना राजस्थान से संबंधित है। अगला देख लेते हैं,
हाल ही चर्चा में रहा हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स वर्ड है फ्रेंड्स, जरूर आप याद रखें। तो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने लोकसभा में पौधे को उगाने की हाइड्रोपोनिक्स विधि के महत्व को बताया है। ये एक प्रकार से देखा जाए तो पौधे को उगाने की जो कि विधि है। हाइड्रोपोनिक्स मिट्टी के बिना पानी में पौधों को उगाने के लिए तकनीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यह जो कि है बिना मिट्टी के आप पानी में जो कि पौधे को उगा सकते हैं। इस तकनीक से पौधे के लिए सभी आवश्यक खनिज और उर्वरक पानी के माध्यम से दिया जाता है। वर्तमान में इस तकनीक का उपयोग मुख्य रूप से शहरी खेती या छत पे बागवानी और व्यावसायिक जो कि खेती के लिए किया जाता है। तो यह जो कि हाइड्रोपोनिक्स आपको खेती से संबंधित है। इसमें बिना मिट्टी के आप जो कि पौधे उगा सकते हैं। अगला देख लेते हैं। प्रो पंजा लीग का पहला सीजन किसने जीता है। प्रो पंजा लीग इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो दिल्ली के इंदिरा गांधी जो कि इंडोर स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में कोची केडी ने किराक हैदराबाद को 30-28 से हराकर प्रो पंजा लीग का पहला खिताब जीत लिया है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। प्रो पंजा लीग का देखा जाए तो पहला सीजन है जिसमें कि कोची केडी ने किराक हैदराबाद को जो कि 30-28 से हराकर यह पहला सीजन जीत लिया। इसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। यह गेम देखा जाए तो एक प्रकार से पेशेवर भारतीय आर्म और रेसलिंग लीग है। इसका मोटो जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल। आपकी किस्मत आपके हाथ, भारत का खेल। अगला देख लेते हैं। हाल ही अक्षय कुमार को भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर इसे आप वीवीआई करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जो कि अक्षय कुमार को नागरिकता दिया गया है। तो हाल ही में अक्षय कुमार को जो कि भारत की नागरिकता प्रदान की गई है। इससे पहले अक्षय कुमार के पास कनाडा की नागरिकता थी। तो यह देखा जाए तो अक्षय कुमार के पास इससे पहले कनाडा की नागरिकता था। तो यह संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 में जो कि नागरिकता का वर्णन दिया गया है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता का वर्णन है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, जिसे भारत के ब्रिटेन में देखा जाए तो जिसे भारत ने ब्रिटेन के संविधान से लिया है, एकल नागरिकता। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। IRCTC ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो इंडियन जो कि रेलवे है IRCTC ने, कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन और दिल्ली मेट्रो कॉरपोरेशन ने वन इंडिया वन टिकट नामक पहल शुरू की है। तो आप जरूर यहाँ से याद रख सकते हैं दिल्ली मेट्रो। इस पहल के माध्यम से इंडियन रेलवे के द्वारा आप दिल्ली मेट्रो रेल की टिकट भी आसानी से बुक कर सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य टिकट प्रक्रिया को सरल बनाना और सुविधा में विस्तार करना इसका उद्देश्य है। अगला देख लेते हैं। एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, IRCTC और जो कि वन इंडिया, IRCTC ने किसके साथ मिलकर वन इंडिया वन टिकट की शुरुआत की। तो यह जो कि दिल्ली मेट्रो के साथ IRCTC ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। अगला देख लेते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की गई है। तो यह इम्पोर्टेंट है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री और जो कि धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो 20 राज्यों के 6,229 ग्रामीण परिवारों के 6 से 16 वर्ष की आयु के ग्रामीण समुदायों के बच्चों को शामिल किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा पूरी करने के बाद 75% लड़कों और 65% लड़कियां स्कूल छोड़ देती है। तो यह जो कि रिपोर्ट जारी किया गया है स्टेट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन रूरल इंडिया द्वारा, जो कि इसमें धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार यह रिपोर्ट जारी की गई है। अगला देख लेते हैं। हाल ही में चर्चाओं में रहा माया क्या है। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आपको वर्ड सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो माया क्या है। तो भारत में एक माया जो कि नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है। क्या है फ्रेंड्स, माया एक प्रकार से देखा जाए तो नया कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया गया है जिसका नाम माया रखा गया है। माया ऑपरेटिंग सिस्टम एक जो कि मुफ्त और अपने सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। भारत ने रक्षा मंत्रालय के सभी कंप्यूटरों में माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि OS को माया ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बदलने के लिए फैसला लिया है। इसका उद्देश्य जो कि साइबर अपराधियों द्वारा मेलवेयर हमले को रोकना है। तो यह देखा जाए तो भारत द्वारा विकसित माया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे जो कि रक्षा मंत्रालय ने सभी कंप्यूटरों में, यह जो कि रक्षा से संबंधित है और इससे क्या होता है ना, हमले का खतरा कम रहता है, साइबर हमले का। तो यह जो कि एक प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला देख लेते हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा यूथ G20 शिखर सम्मेलन
का आयोजन कहाँ किया गया? तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, तो यह जो कि भारत की G20 प्रेसिडेंसी के अंतर्गत युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय द्वारा 17 से 20 अगस्त को वाराणसी के उत्तर प्रदेश में किया गया है। यह इम्पोर्टेंट रेफरेंस G20 का जो कि युवा शिखर सम्मेलन है, जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। सम्मेलन के बाद देखा जाए तो नवाचार, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन और स्वास्थ्य आदि विषयों पे चर्चा की गई है, तो यह इम्पोर्टेंट है। अगला देख लेते हैं। हाल ही किस भारतीय पहलवान ने पुरुषों के जो कि 61 kg भार वर्ग में अंडर 20 जो कि कुश्ती चैंपियंस में स्वर्ण पदक जीता गया है? तो यह जो कि जॉर्डन की राजधानी अम्मान में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में की प्रतियोगिता में मोहित कुमार, इंपॉर्टेंट रेफरेंस, नाम याद रखें, मोहित कुमार ने जो कि पुरुषों के 61 kg भार वर्ग में रूस के एल्डर अखम दुनैब को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। तो यह मोहित कुमार जो कि अंडर 20 जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक 61 kg भार वर्ग में जीता गया है। इंपॉर्टेंट रेफरेंस, इसमें देखा जाए तो स्वर्ण पदक जीतने वाले ये चौथे भारतीय बन गए हैं। और अंडर 20 देखा जाए तो विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक में महिलाओं की लिस्ट में देखा जाए तो केवल एक नाम शामिल है, अंतिम पंघाल, जो कि एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं। तो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर याद रखें। और पुरुषों में देखा जाए तो मोहित कुमार चौथे भारतीय बन गए हैं। अगला देख लेते हैं। ओणम उत्सव किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो ओणम उत्सव आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो यह जो कि मलयालम पंचांग के नए वर्ष के पहले महीने में सिंघम की शुरुआत अगस्त माह के तीसरे सप्ताह से हो चुकी है। मलयालम पंचांग के अनुसार देखा जाए तो पहले महीने के जो कि सिंघम की शुरुआत के साथ ही भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत के में केरल में ओणम उत्सव मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से मलयाली उत्सव है। तो ओणम जो कि मलयाली उत्सव है और यह जो कि भगवान वामन की जयंती और राजा बलि के स्वागत में यह मनाया जाता है। अगला देख लेते हैं। हाल ही चर्चाओं में रहा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ हुआ? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम, इंपॉर्टेंट रेफरेंस, तो यह हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कि 14,903 करोड़ रुपए के व्यय के साथ वित्त वर्ष 21-22 से 25-26 तक के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का विस्तार करने की मंजूरी प्रदान की है। अभी देखा जाए तो इसका विस्तार किया जाएगा। इसमें नागरिकों को डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारत सरकार 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तो इम्पोर्टेंट रेफरेंस, आप यह जरूर याद रखें, 1 जुलाई 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य जो तो इसका था वह था साइबर सुरक्षा, डिजिटल पहल को बढ़ावा देना, इसका उद्देश्य था डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का। अगला देख लेते हैं। PM ई बस योजना के तहत कितनी इलेक्ट्रिक बसें प्रदान की जाएगी? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो PM ई बस के तहत कितने इलेक्ट्रिक बसों को प्रदान की जाएगी? तो हाल ही में कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक जो कि निजी भागीदारी है PP मॉडल पर आधारित PM ई बस जो कि योजना को मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो कि मोड वाली यह योजना 2037 तक चली गई। तो यह भी आपको यह पूछा जा सकता है, यह कब तक चलेगी? तो PM ई बस सेवा योजना का उद्देश्य परिवहन व्यवस्था सुविधाजनक बनाना, पर्यावरण के संबंधित संरक्षण है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ई बस योजना दी गई है। अगला देख लेते हैं। UEFA चैंपियंस लीग 2023 किसके द्वारा जीता गया? UEFA चैंपियंस लीग किसके द्वारा जीता गया? तो तुर्की के इस्तांबुल में खेले गए जो कि UEFA चैंपियनशिप लीग 2023 के फाइनल मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी ने इंटर मिलान को 1-0 से हराकर अपने खिताब अपने नाम किया है। तो UEFA चैंपियंस जो कि लीग किसके द्वारा जीता गया? तो यह जो कि मैनचेस्टर सिटी द्वारा जीता गया इंटर मिलान को हरा के। मैनचेस्टर सिटी की तरफ से देखा जाए तो एकमात्र गोल खिलाड़ी रोड्रिगो ने किया है। आपको पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, रोड्रिगो जरूर याद रखें। यह एक प्रकार से देखा जाए तो यूरोप में शीर्ष फुटबॉल क्लब के यूरोपीय फुटबॉल संघ द्वारा आयोजित एक वार्षिक महाद्वीपीय क्लब फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, जरूर आप VVI करके इसे नोट कर सकते हैं। तो भारत की पहली जो कि लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई? तो भारत की पहली जो कि लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल 18 अगस्त को लॉन्च किया गया। इसे गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर द्वारा निर्मित किया गया है। एक बार जरूर नाम याद रखें फ्रेंड्स, यह जो कि है
गवर्नमेंट ऑनरशिप वाली कंपनी कौन सी है? एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड कानपुर द्वारा निर्मित किया गया है। यह देखा जाए तो AWEL के अनुसार प्रबल की मारक क्षमता देश में जो कि बनी रिवॉल्वर में सबसे अच्छी बताया गया है। तो यह जो कि भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल किसके द्वारा निर्मित की गई है? तो यह जो कि कानपुर में एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड द्वारा तैयार किया गया। अगला देख लेते हैं। हाल ही VS अरुणाचलम का निधन हो गया। यह किस संगठन के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं? तो इम्पोर्टेंट है। तो हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के पूर्व महानिदेशक VS अरुणाचलम का निधन 87 वर्ष की आयु में हो गया है। VS अरुणाचलम को 1980 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1985 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो यह जो कि आपको किस संगठन से पूछा जाएगा? तो यह जो कि DRDO के पूर्व महानिदेशक रह चुके हैं VS अरुणाचलम का निधन हो गया है। इन्हें 1980 में शांति स्वरूप भटनागर, 1985 में पद्म भूषण, 1990 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। अगला देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में कोलकाता में विंध्यगिरि युद्धपोत को लॉन्च किया है। इसे किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है? फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 1-2 क्वेश्चन आपको लिंक वाइज रिपीट लग रहे होंगे, लेकिन यह अलग तरीके से पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 अगस्त को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत विंध्यगिरि जहाज को लॉन्च किया गया है। विंध्यगिरि जहाज जरूर याद रखें फ्रेंड्स, यह आपको पूछा जा सकता है। यह जो कि 17 अगस्त को कोलकाता में प्रोजेक्ट 17A के तहत विंध्यगिरि जहाज लॉन्च किया गया है। इसका नाम कर्नाटक में एक पर्वत श्रृंखला के नाम पे रखा गया है। विंध्यगिरि प्रोजेक्ट जो कि 17A का छठा जहाज है। ओके फ्रेंड्स, अगला देख लेते हैं। भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली जो कि ड्रोन सामान्य परीक्षण कहाँ स्थापित किया गया है? तो मानव रहित जो कि हवाई प्रणाली ड्रोन के लिए देश का पहला सामान्य परीक्षण केंद्र जो कि 45 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। तो यह कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? तो यह जो कि तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा मानव रहित हवाई प्रणाली ड्रोन। यह केंद्र तमिलनाडु राज्य उद्योग संवर्धन निगम औद्योगिक पार्क श्री पेरुंदर के पास स्थापित किया जाएगा। तो यह अंदर यदि देखा जाए तो आपको आजकल क्वेश्चन डीप में भी पूछे जाते हैं। तो यह तमिलनाडु राज्य के संवर्धन निगम औद्योगिक पार्क जो है उसके पेरुबट्टूर के पास जो कि स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र का बनाने का मुख्य उद्देश्य भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है। इस केंद्र का देखा जाए तो मेन मोटिव आपको क्या है? तो भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर जो कि बनाना है। अगला देख लेते हैं। हाल ही आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार, अब यह पुरस्कार से संबंधित है फ्रेंड्स, तो यह जरूर याद रखें। आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार तो हाल ही में नेड ब्यूमैन, विदेशी नाम है फ्रेंड्स, नाम याद रखें। नेड ब्यूमैन का उपन्यास वेनुस लम्पेस्कस के लिए आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार दिया गया है। यह जो कि उपन्यास है वेन्यूमस लम्पेस्कस जो कि नेड ब्यूमैन को दिया गया है। यह उपन्यास पारिस्थितिकी पतन के ऊपर लिखा गया है। इकोलॉजी से संबंधित है फ्रेंड्स। यह उपन्यास पारिस्थितिकी पतन के ऊपर लिखा गया है। प्रदान कौन करता है फ्रेंड्स? तो यह ब्रिटिश साइंस फिक्शन एसोसिएशन, साइंस फिक्शन फाउंडेशन और साइंस लाई लंदन द्वारा दिया जाता है। तो यह आर्थर सी क्लार्क पुरस्कार किसने जीता है? तो नेड ब्यूमैन ने जीता है। अगला देख लेते हैं। बार्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो केंद्रीय विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री कौन है? RK सिंह ने बार्ड बिहार में NTPC द्वारा बनाया गया है। तो यह थोड़ा लिंक करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यह बिहार से संबंधित है। बार्ड बिहार में NTPC द्वारा बनाया गया है। बार्ड सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। यह जो कि बार्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट को कुल उत्पादन देखा जाए तो 3300 मेगावाट है। इस प्रोजेक्ट को पानी जो कि गंगा नदी से कोयला सेंट्रल कोल फील्ड से प्राप्त होगा। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है जो बार्ड थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसमें पानी कहाँ से दिया जाएगा या प्रवाह किया जाएगा? तो ये गंगा नदी से प्रवाह किया जाएगा और कोयला जो कि सेंट्रल कोल फील्ड से प्राप्त किया जाएगा। और यह बिहार से संबंधित है, तो आपको BPSC एग्जाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। अगला देख लेते हैं। विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसे जरूर याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हाल ही में इसका आयोजन किया जा रहा है। बुडापेस्ट में आयोजित जो कि 54वीं विश्व एथलेटिक्स कांग्रेस में एक बार फिर से सेबेस्टियन कोए को विश्व एथलेटिक्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
सेबेस्टियन कोयो, नाम याद रखें फ्रेंड्स। तो सेबेस्टियन सीओ को 2015 से विश्व एथलेटिक्स के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यह पुराना नाम है, आप लोग केवल रिवीजन कर सकते हैं सेबेस्टियन कोयो को। हाल ही अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक ने कितनी केजी में भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह जो कि प्रिया मलिक, नाम याद रखें फ्रेंड्स, यह कहाँ किससे संबंधित है? विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से। तो 2 पॉइंट्स आपको यहाँ से क्लियर हो रहे हैं, आपको कितने भार केजी में। तो भारतीय पहलवान जो कि प्रिया मलिक ने जॉर्डन में जो कि आयोजित 46 नंबर के अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 76 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो यह देखा जाए तो 76 केजी भार वर्ग में जो कि प्रिया मलिक द्वारा स्वर्ण पदक जीता गया है। प्रिया ने फाइनल मुकाबले में जर्मनी की लारा सेलानको को पराजित किया। लारा सेलन को पराजित किया। प्रिया मलिक जो कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी महिला खिलाड़ी बनी है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने इससे पहले के क्वेश्चन में आपको बताया था, यह पहली जो कि महिला कौन थी? अंतिम पंघल। और इसके बाद दूसरी जो कि इसमें खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बन गई? तो आपको ज़रूर याद रखना है, प्रिया मलिक। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो कि अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में प्रिया मलिक द्वारा जो कि स्वर्ण पदक जीता है और इसी के साथ यह दूसरी महिला खिलाड़ी बन गई है। अगला देख लेते हैं, हाल ही अबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है? अबुआ आवास योजना, तो आपको इसी से आप गेस कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो यह झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है। अबुआ आवास 2 शब्दों से मिलकर बना है। अबुआ आवास देखा जाए तो 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अबुआ एक संताली शब्द है जिसका अर्थ होता है हमारा और अपना आवास, और आवास का अर्थ होता है अपना घर। तो यह इंपॉर्टेंट है, यह झारखंड से संबंधित है। अगला देख लेते हैं, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर भवन कहाँ स्थापित किया गया है? फ्रेंड्स, यह इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे स्टार मार्क लगा सकते हैं। तो भारत का जो कि पहला है वो केंद्रीय रेलवे संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में इसके पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन किया है। तो आपको डायरेक्टली यहाँ जाना है फ्रेंड्स। यह कहाँ किया है? बेंगलुरु में किया गया है। आपको यह भी पूछा जा सकता है किस मंत्रालय द्वारा? तो केंद्रीय रेलवे सूचना और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया है। इस 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को IIT मद्रास ने डिजाइन किया। आपको यह भी जरूर याद रखना फ्रेंड्स, यह 3D प्रिंटेड जो कि पोस्ट ऑफिस है इसको IIT मद्रास ने डिजाइन किया और इसकी बिल्डिंग को जो कि लार्सन एंड टर्बो LNT द्वारा जो कि इस्तेमाल करके बनाया गया है। तो यह इसमें 4 पॉइंट्स निकल के आ रहा है फ्रेंड्स। पहला 3D प्रिंटेड जो कि बेंगलुरु में का उद्घाटन किया गया, इसे जो कि IIT मद्रास ने डिजाइन किया और इसे LNT द्वारा जो कि इस्तेमाल करके बनाया गया है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स, वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस जो कि 2023 आयोजन कहाँ किया गया? वर्ल्ड रोबोट जो कि कॉन्फ्रेंस का आयोजन 16 से 22 अगस्त के बीच में चीन की राजधानी बीजिंग में जो कि स्ट्रोक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी कॉन्वेंशन सेंटर में किया गया है। वर्ल्ड जो कि रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 में 160 से अधिक और घरेलू देशों को मिला के देखा जाए तो 600 रोबोट प्रदर्शनी किया गया है। और भारत की तरफ से देखा जाए तो प्रमुख रोबोट कौन है? तो व्योममित्र जो कि इसरो द्वारा बनाया गया था। तो वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन चीन के बीजिंग में किया गया और भारत का प्रमुख रोबोट कौन है? व्योममित्र इसरो द्वारा बनाया गया। अगला देख लेते हैं, नागदारी मेले का आयोजन किस राज्य में किया गया है? नागदारी मेले का, तो नागदारी मेले का आयोजन जो कि मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पंचमढ़ी में किया गया। यह मेला जो कि हर साल सावन महीने में आयोजित किया जाता है। यह जो कि नागदारी मेले है यह हर साल सावन महीने में आयोजित किया जाता है। इस मेले में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अनेक श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। यह कहाँ किया जाता है? तो मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में, जिसे आपके पुराने नाम के हिसाब से देखा जाए तो होशंगाबाद से जाना जाता है। अगला देख लेते हैं, हाल ही UDGM जो कि अनडेंट्स डिपॉजिट गेटवेज टू एक्सेस इंफॉर्मेशन पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो बैंकों में जो कि अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स हैं, लोगों को बिना दावे वाली जो कि राशि कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसको पता लगाने के लिए RBI ने UDGM जो कि पोर्टल लॉन्च किया गया है। RBI द्वारा तैयार किए गए इस पोर्टल का शुभारंभ RBI गवर्नर शक्तिकांत दास द्वारा किया गया है। तो UDGM जो कि एक प्रकार से है अनक्लेम्ड जो कि डिपॉजिट पैसा रखा गया है उसको जो कि पता लगाने के लिए यह जो कि साइट ओपन किया गया UDGM, और इसका जो कि शुभारंभ गवर्नर जो कि शक्तिकांत द्वारा किया गया। अगला देख लेते हैं, भारत देश का पहला राज्य कौन सा है जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा? इंपॉर्टेंट रेफरेंस, IVF ट्रीटमेंट आपने जरूर सुना होगा। गोवा देश का जो कि पहला ऐसा राज्य बन गया जहां फ्री में IVF ट्रीटमेंट प्रदान किया जाएगा।
फ्री आईवीएफ सुविधा की शुरुआत गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत द्वारा गोवा मेडिकल कॉलेज, जरूर याद रखें फ्रेंड्स, आपको कॉलेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो किस कॉलेज में इसकी शुरुआत किया गया है। तो यह गोवा कॉलेज ऑफ मेडिकल, गोवा कॉलेज ऑफ मेडिकल जरूर याद रखें, बम्बोलिक से किया गया। आईवीएफ एक प्रकार से देखा जाए तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से संबंधित है। इसमें देखा जाए तो एग और स्पर्म को माँ के गर्भ में विकसित करने की बजाय इसे लेबोरेटरी में विकसित किया जाता है और इसी प्रोसेस को आईवीएफ ट्रीटमेंट कहते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी वहाब रियाज ने संन्यास की घोषणा की है? तो आप फ्रेंड्स आराम से इसको ज़रूर आप ऑप्शन के साथ कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के जो कि टीम के अनुभवी तेज गेंदबाज वहाब रियाज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और फ्रेंड्स इसी के साथ जो कि हमारा क्वेश्चन है वह इम्पोर्टेंट डिटेलिंग वाला वह सेशन खत्म हो रहा है। साथ में जो कि हमारा एक प्रकार से वन लाइनर प्रैक्टिस सेशन कह सकते हैं, वो क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है। कृपया धैर्यपूर्वक 5 मिनट इसे भी जरूर देखें और इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग समापन करेंगे। 9वें इंडिया इंटरनेशनल जो कि एमएसएमई एक्सपो और शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया है, किसके द्वारा? तो ये मनोज सिन्हा के द्वारा, जो कि 9वें इंडिया एसोसिएशन एमएसएमई एक्सपो का शिखर सम्मेलन किया गया। किस देश ने चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती है? तो भारत द्वारा जो कि चौथी बार एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती गई है। उत्तर प्रदेश सरकार कहाँ भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाएगी? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश द्वारा लखनऊ में जो कि भारत का सबसे बड़ा आईटी हब बनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। किसे चौथी बार दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया? तो वियना को जो कि दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर घोषित किया गया चौथी बार। भारत और यूएई की नौसेना ने कहाँ द्विपक्षीय नौसैनिक जो कि अभ्यास किया है? तो ये दुबई में किया गया है। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, भारत और यूएई दुबई। विभाजन विभीषिका जो कि स्मृति दिवस कब मनाएगा? तो यह जो कि 14 अगस्त को मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हाल ही WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा कहाँ पारंपरिक जो कि चिकित्सा शिखर सम्मेलन की आयोजन किया गया? तो ये गांधीनगर में इसका आयोजन किया गया है। इसे हमने डिटेलिंग क्वेश्चन में भी देखा है। अगला देख लेते हैं। किसने गुजरात में ए हेल्प जो कि कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो गुजरात में जो कि ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा किया गया है। अगला देख लेते हैं। कांडला कुंटा चिंगाराचल का निधन हो गया। फ्रेंड्स इसे हमने डिटेलिंग क्वेश्चन में देखा, यह जो कि एक प्रकार से लेखक हैं और इनका अभी हाल ही में जो कि हैदराबाद में निधन हो गया है। अगला देख लेते हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाला आज मिशन कौन सा है भारतीय? इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, तो ये आदित्य L1 है। किसने अपनी पुस्तक कुछ अधूरे शब्द शुरू किए हैं? तो यह जो कि आशुतोष अग्निहोत्री की जो कि पुस्तक है उसमें कुछ अधूरे शब्द की शुरू की गई है, आशुतोष अग्निहोत्री। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। पीएम मोदी कहाँ संत रविदास जयंती की नींव रखी है? तो संत रविदास जयंती की नींव जो कि मध्य प्रदेश में रखा गया है। अगला देख लेते हैं। पहला कैनेडियन ओपन किसके द्वारा जीता है? तो पहला कैनेडियन ओपन खिताब जो कि जेनेरिक सिनर द्वारा जीता गया है। जेनेरिक सिनर, जरूर नाम याद रखें फ्रेंड्स, पहला कैनेडियन ओपन खिताब है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन जो कि आयोजित किया गया है, तो पारंपरिक जो कि औषधि शिखर सम्मेलन के आयोजन गांधीनगर में किया गया है। अगला देख लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो युवा G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया है। G20 फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो G20 फिल्म महोत्सव इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्योंकि G20 इस साल भारत द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो यह जो कि नई दिल्ली में फिल्म महोत्सव का शुभारंभ किया गया। अगला देख लेते हैं। पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च किया गया है, तो यह जो कि भारत द्वारा लॉन्च किया गया है प्रबल। कौन सा देश भारत और लद्दाख मुद्दों को सुलझाने पे सहमत हुए हैं? तो कौन सा देश जो कि भारत और लद्दाख के जो कि मुद्दे हैं उस पर, तो चीन इस पे सहमत हुए हैं। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। किस राज्य सरकार द्वारा मुफ्त ओनम जो कि किट प्रदान करने का निर्णय लिया गया है? तो यह जो कि किस राज्य सरकार द्वारा, तो केरल द्वारा जो कि ओनम किट प्रदान करने का निर्णय लिया है। भारत ने किस देश को समुद्री निगरानी विमान जो कि ड्रोनियद सौंपा है? ड्रोनियद जो कि सौंपा है, तो ये श्रीलंका को सौंपा गया है भारत द्वारा। तो इम्पोर्टेंट है, आप जरूर इसे नोट करके रख सकते हैं। किस समुद्री निगरानी, तो ड्रोनियद। कहाँ भारत का पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा? तो यह जो कि तमिलनाडु में खोला जाएगा पहला ड्रोन प्रशिक्षण केंद्र। भारत के पहले 3D डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के पहले 3D डाकघर का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। अगला देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना घोषणा की है? फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन जरूर हो सकता है, क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा आपको झारखंड से संबंधित है, लेकिन यह जो कि योजना की शुरुआत महाराष्ट्र द्वारा किया गया है। तो यहाँ पे आप जरूर
सोच समझ के आंसर लगा है। यह जो कि महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया। देवेंद्र दत्ता का निधन हुआ, वे क्या थे? तो देवेंद्र दत्ता एक प्रकार से शिक्षाविद थे, स्कॉलर जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स। तो ज़रूर याद रखें देवेंद्र दत्ता। आरबीआई ने बैंक में जमा अनक्लेम्ड जो कि डिपॉजिट्स को पता लगाने के लिए पोर्टल लॉन्च किया है। तो यह जो कि उद्गम पोर्टल लॉन्च किया गया है। UDGM, यह इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, अब इंग्लिश में UDGAM उद्गम, ठीक है फ्रेंड्स, जो कि पोर्टल लॉन्च किया गया है। रिलायंस जियो ने किस देश को हाई स्पीड आर्टिफिशियल फाइबर के बल से जोड़ने का संबंधित कार्य किया गया है? तो यह जो कि मालदीव को यह जो कि कार्य किया है। तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो रिलायंस जियो जो कि आपको किस देश में, तो यह मालदीव से में आपको यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप ज़रूर इसे याद रखें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो कि हमारा वन लाइनर इंपॉर्टेंट जो कि क्वेश्चन है और साथ में डिटेलिंग क्वेश्चन जो कि हमने करंट अफेयर्स के ऊपर कंप्लीट किए वह ख़त्म हो रहा है, समापन हो रहा है। आगे के जो कि हम करंट अफेयर्स ज़रूर 2 से 3 दिन में आपको लेकर आएंगे। तो आप लोग कृपया इस चैनल पे बने रहें, आपको एक ही जगह आसानी से जो कि सभी कंटेंट प्राप्त हो जाएंगे। तो कृपया फ्रेंड्स चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। आपके कोई कंसर्न है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में रेज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ज़रूर हम उस पर ध्यान देंगे। तो और यदि आपको फ्रेंड्स जाते जाते यदि आपको PDF इसकी चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो ध्यानम PCS आप चैनल पे जाके इसका जो कि PDF आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कोई भी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको PDF जो कि टेलीग्राम पे ही आपको प्रोवाइड मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर उसे ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और एग्ज़ाम ओरिएंटेड ज़रूर तैयारी करें। धन्यवाद।